नमस्कार दोस्तों, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं द्रव्य का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आपके लिए कराएंगे लास्ट टॉपिक जो हम चल रहे थे उससे थोड़ा सा आगे। क्या चल रहा था हमारा लास्ट हम पढ़ रहे थे द्रव्य के बारे में, अवस्थाओं का परिवर्तन। अब हम जानेंगे कि द्रव्य का अणुगति सिद्धांत क्या है। क्लियर है? लेक्चर नंबर कौन सा है? ये 2, जिसमें इसी में हम क्या करेंगे, इसके सारे सिद्धांत बता देंगे और इसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चन भी जितने यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं उन सभी को हम करा देंगे। क्लियर है? क्या है? द्रव्य का अणुगति सिद्धांत। चैप्टर क्या है हमारा? द्रव्य, जिसमें हम पढ़ रहे हैं द्रव्य का अणुगति सिद्धांत। अणुगति सिद्धांत का मतलब ये है कि किसी भी द्रव्य के अणु जो हैं वो किस प्रकार रहते हैं, तो इसको हम जानेंगे क्या है। देखो, द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या है? कोई भी जो हमारा द्रव्य है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। क्लियर है? द्रव्य जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये छोटे छोटे कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन कणों को ही हम अणु कहते हैं। याद रखना, इन कणों को ही हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। क्लियर है? बात आती है आगे कि एक ही द्रव्य के समस्त अणु, किसी एक ही द्रव्य के समस्त अणु सभी प्रकार से गुणों में समान होते हैं। कैसे होते हैं? सभी प्रकार से गुणों में समान होते हैं। एक चीज़ और याद रखना, अगर ये तो एक ही द्रव्य के हैं, एक ही द्रव्य मतलब जैसे कि हम मान लीजिए कोई क्या ले लें, कोई भी एक मान लो ठोस ले लें या द्रव ले लें या गैस ले लें। ठीक है, अब मान लो द्रव में हमने H2O ले लिया। क्या ले लिया? H2O। ठीक है, तो H2O क्या है? द्रव्य है, द्रव है और द्रव्य भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि द्रव्य में तो ये तीनों ही आते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं एक ही द्रव्य के समस्त अणु। अब जल के हम किसी भी अणु को देखें तो उसका गुण जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? समान होगा। जैसे हम 1 लीटर पानी लें, ध्यान से समझना, और इसमें बहुत सारे अणु होंगे। कैसे होंगे? बहुत सारे अणु। तो इसकी सभी अणुओं का जो गुण होगा वो कैसा होगा? समान होगा। क्लियर है? तो ये कहता है, अच्छा पॉइंट है, संभल के इसको याद कर लेना। याद क्या करना है? समझना है थोड़ा सा। एक ही द्रव्य के समस्त अणु सभी प्रकार से गुण धर्मों में समान होते हैं, मतलब इसके सभी गुण कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। क्लियर हो गया? अगर अलग अलग द्रव्य है, जैसे कि यहाँ हम H2O ले लें और यहाँ हम एल्कोहल ले लें। क्या ले लें? एल्कोहल। ठीक है, अब हम कहें कि ये दोनों ही द्रव है। कैसे हैं? दोनों ही द्रव हैं। तो क्या दोनों के रासायनिक गुण समान होंगे? नहीं। तो ये पॉइंट यहीं से समझ लेना, एक ही द्रव के हैं तो सभी गुण समान होंगे। अगर अलग अलग द्रव्य के हैं तो उनके अणुओं के गुणधर्म कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट, द्रव्य के अणुओं के मध्य, द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। द्रव्य के अणुओं के मध्य क्या करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। याद रखना, हर एक अणु के मध्य क्या करेगा? इनके बीच या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। आगे एक चीज समझेंगे, द्रव्य के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है। अणुओं के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान। याद रखना, ये काफी अच्छा पॉइंट है। क्या होता है? अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। अगला पॉइंट, द्रव्य के अणु निरंतर गति करते रहते हैं। ये बात हमें बचपन से ही सिखाई जाती है कि कोई भी द्रव्य है उसके अणु क्या करते रहेंगे? गति करते रहेंगे। देखा भी होगा सिद्धांत की, जैसे हम यहाँ कोई गैस छोड़ें वो पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अणु गति करते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे तेजी से जो गति करते हैं वो गैस के करते हैं, गैस से थोड़ा सा कम करते हैं द्रव के, और सबसे कम करते हैं ठोस के। फिर हमारे मन में एक सवाल आता है कि ठोस के अणु गति करते भी हैं या नहीं। जैसे ये हमारा मार्कर ठोस से मिलकर बना हुआ है, ये तो गति नहीं कर रहा है, हमारे ही हाथ में है, बाहर भी नहीं जा रहा है। तो ठोस के अणु भी गति करते हैं। ध्यान रखना, गति करते हैं लेकिन इनकी गति बहुत कम होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि इनकी गति जो है कंपन वाली होती है। क्लियर है? तो याद रखना क्या है? द्रव्य के अणु जो हैं वो निरंतर गति करते हैं, और निरंतर गति करने का मतलब क्या है
कि इन अणुओं के मध्य में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। बात समझ आ रही है? चाहो तो लिख लेना इस बात को, जिससे क्या होता है, जिससे इनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर है? अच्छा, जब गतिज ऊर्जा होती है तो एक बात और याद रखना, यदि हम इनका ताप बढ़ाएं, द्रव्यों का तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्लियर है? चलो बहुत ध्यान से समझना। क्या कहा कि द्रव्य के अणु निरंतर गति करते रहते हैं, जिससे इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जाहिर सी बात है। दूसरी बात ये आती है कि यदि हम इनका ताप बढ़ा दें तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। क्लियर? चलते हैं आगे परमाणु पर। परमाणु क्या है? एटम। क्या है? द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, द्रव्य का याद रखना, वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह स्वतंत्र भी रह सकता है और नहीं भी। क्या है? ध्यान से समझेंगे। किसी भी द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है वो कहलाता है परमाणु। क्लियर है? परमाणु क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं रहता और कुछ कुछ क्रियाओं में रह भी सकता है। क्लियर है? तो हम समझेंगे क्या है, परमाणु सूक्ष्मतम कण है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि परमाणु सबसे छोटा हो गया, तो परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं भाई, अणु बनाते हैं। परमाणु जो है वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। बात आगे चलते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण। क्या है? द्रव्य का वर्गीकरण। क्लियर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ढंग से समझना। छोटी छोटी बातें हैं सिखाने के लिए तो, लेकिन फिर भी थोड़ा ढंग से सीखना। द्रव्य का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। बात आती है शुद्ध पदार्थ की, कि शुद्ध पदार्थ क्या है। तो शुद्ध पदार्थ वे होते हैं या ऐसे द्रव्य जिसका रासायनिक संगठन एक निश्चित अनुपात में होता है। क्या है? ऐसे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन, लिख दें, वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन कैसा हो, निश्चित अनुपात में हो। कैसे? निश्चित अनुपात में। क्लियर है? क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ। वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन कैसा हो, निश्चित अनुपात में हो, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब बात आ जाए अशुद्ध पदार्थ की, तो जस्ट यहीं से अपने आप बना लेना, वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन निश्चित की जगह क्या हो जाएगा, अनिश्चित अनुपात में। कोई निश्चित अनुपात नहीं है। क्लियर है? अनिश्चित अनुपात में होता है, क्या कहलाते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। फिर इसके बाद हम जानते हैं शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व और एक यौगिक। क्या है? एक है हमारा तत्व और एक यौगिक। अब बात आती है तत्व क्या है। तत्व में क्या है, तत्व वे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार का परमाणु हो, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। एक ही प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। क्लियर है? थोड़ा ऊपर लिख दें क्या, समझ तो रहे हैं ना। क्या है? द्रव्य, इसमें हमने क्या बताया, शुद्ध पदार्थ वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन निश्चित अनुपात में हो। क्लियर है? फिर इसके बाद हमने जाना शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और एक यौगिक। तत्व में क्या है, तत्व वे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। दूसरा देखो, निश्चित अनुपात तो होगा ही, ये तो बात कॉमन है। यौगिक क्या होते हैं, जिनमें, इसमें हो गया एक ही प्रकार के परमाणु, इसमें हो जाएगा दो या दो से अधिक परमाणु
अधिक भिन्न प्रकार के परमाणु, भिन्न प्रकार के परमाणु क्या हो, निश्चित अनुपात में क्या हो, संगठित हों, जुड़े हुए हों, क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। बात क्लियर है। दूसरी बात आती है, तत्वों को बांटा गया है 3 प्रकार में, एक धातु, उपधातु और अधातु। धातुएं क्या होती हैं, धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। क्या करती हैं धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और क्या होता है, जिनमें चमक पाई जाती है, आघात वर्धनीय होती हैं। क्लियर है, जिनके तार खींचे जा सकते हैं, बहुत सारे लक्षण हैं, तो हम बस इतना ही जानेंगे। धातुएं क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, जिनमें चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। क्लियर है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर, जैसे कोई भी धातु, सोडियम है, लोहा है, चांदी है, सोना है, ये सब का सब हमारा किस में आ जाएगा, धातुओं में। ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, अधातु की, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, ये अधातु क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, चमक नहीं पाई जाती। क्लियर है। अधातु में जैसे हमारा सल्फर है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, तो ये सब के सब हमारे क्या कहलाती हैं, अधातु कहलाती हैं। अब बात आती है उपधातु। उपधातु क्या होती हैं, जिनके गुण कैसे हों, धातु और अधातु दोनों के समान, धातु व अधातु दोनों के समान तो ऐसे समझेंगे। मोस्टली उपधातुएं जो हैं वो अधातु के रूप में रहती हैं, लेकिन किसी किसी कंडीशंस में धातु की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं, उपधातु। मतलब दोनों जैसा, अधातु और धातु दोनों के प्रकार से होता है। सबसे जरूरी बात आती है कि अधातुओं के उदाहरण पूछ लेता है। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्या है, उपधातु। वो ऑप्शन दे देगा 4, वो कहेगा निम्न में से कौन उपधातु है, निम्न में से कौन उपधातु है। तो लिखते चलेंगे, एक एक करके क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। पहला लिख लेना जर्मेनियम, लिख जरूर लेना इन चीज़ों को। जर्मेनियम क्या है, एक उपधातु है। एक हमारी है आर्सेनिक, एक क्या है, आर्सेनिक है। आर्सेनिक भी क्या है, उपधातु है। और एक और लिख लेना एंटीमनी, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, Sb, एंटीमनी, ये सभी क्या है, उपधातु हैं। इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछ ली जाती हैं। क्लियर है। दोबारा से एक बार और वर्गीकरण जान लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा टफ नहीं है, बस ध्यान से समझना। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्य का रासायनिक संगठन जिनमें क्या हो, निश्चित अनुपात। तुम्हें बस इतना ही याद रखना है, शुद्ध पदार्थ निश्चित अनुपात में होते हैं। क्लियर है। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। जाहिर सी बात है निश्चित अनुपात तो होगा। इसमें ये कहता है एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं को हमने बांटा, तत्वों को हमने बांटा, धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, चमक पाई जाती है। अधातु क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहे थे, इसमें चमक नहीं पाई जाती। उपधातु, जिनके गुण भौतिक और जिनके गुण धातु और अधातु दोनों के समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण बहुत मोस्ट हैं, क्या क्या था, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु के उदाहरण हैं। बात क्लियर है। हम चलते हैं अशुद्ध पदार्थ पर। अशुद्ध पदार्थ क्या है, तो अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है, हमने बताया वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन कैसा हो, यहाँ तो निश्चित है, कैसा हो, अनिश्चित अनुपात में होता है। वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन कैसा होता है, अनिश्चित अनुपात में होता है, क्या कहलाते हैं, मिश्रण कह लो या अशुद्ध पदार्थ कह लो। अब बात आती है, मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब बात आती है समांगी मिश्रण क्या है, तो ऐसा मिश्रण पूरा ही लिखते हैं, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का
समान हो, कैसा हो, प्रत्येक भाग का संगठन समान हो, क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाता है। कोई पूछे भाई जैसे, तो जैसे में हम कह सकते हैं चीनी का पानी। भाई चीनी का पानी समझ रहे हो, ठीक है, ये पानी है, जल है, और इसमें हमने डाल दी चीनी, तो चीनी डाल दी और उसको घोल दिया। घोलने के बाद अब हम इस जल के किसी भी हिस्से को पीकर देखें या चखकर देखें तो हमें पता चलता है चीनी समान मात्रा में क्या है, चारों तरफ फैली हुई है या घुली हुई है, ठीक है। दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी में क्या करेंगे, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता। क्या नहीं होता, संगठन समान नहीं होता, क्लियर है, संगठन समान नहीं होता है, क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, जैसे कि रेत को और बालू को आपस में मिलाया जाए तो वो दोनों कभी भी समान रूप से नहीं मिल पाएंगे, क्लियर है। जैसे हम क्या करते हैं, बालू में सीमेंट को मिलाते हैं तो वो भी एकदम समान रूप से नहीं मिल पाती है। बात क्लियर है विषमांगी मिश्रण के लिए। अब हम चलते हैं द्रव्य में होने वाले परिवर्तनों पर। द्रव्य में होने वाले परिवर्तनों पर, तो द्रव्य में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन को। किसको जानेंगे, भौतिक परिवर्तन को। भौतिक परिवर्तन क्या है, तो समझो वे परिवर्तन जिनमें द्रव्यों के स्वरूप एवं भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी, याद रखना कैसा, अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि उनके भार तथा रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहते हैं। क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि उनके स्वरूप और भौतिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि भार और रासायनिक संगठन कैसे होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, क्लियर है। क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। बात आती है भौतिक परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, उत्क्रमणीय। कैसे, इसको भी समझेंगे, इसको समझ लेना बस। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। देखो जैसे बर्फ का पिघलना, तो भाई समझेंगे बर्फ है, बर्फ पिघलेगी किसमें बदल जाएगी, द्रव में, समझ रहे हो ना, किसमें बदल जाएगी, द्रव में। तो बर्फ का किसमें, द्रव में बदलना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। तो जैसे यहाँ H2 फॉर्मूला है तो यहाँ भी तो फॉर्मूला H2 ही है, तो रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्लियर है। भौतिक गुणधर्म में क्या हो गया, अस्थायी रूप से परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि दोबारा से बर्फ बन सकती है, जल दोबारा से क्या हो सकता है, बर्फ बन सकती है। तो कैसे कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्लियर है। सारी बातें क्लियर हो रही हैं। जैसे बादलों का बनना क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण याद रखना, बर्फ का पिघलना, बादलों का बनना, आयोडीन का उदरपातन, इंपोर्टेंट है, इस तरह के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे जो एग्जाम है उसमें बहुत छोटे प्रश्न आते हैं, याद रखना, बहुत बड़े प्रश्न नहीं आते, बहुत छोटे छोटे से प्रश्न आते हैं। अक्सर हम वहीं पर गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिटेक्निक का जो लेवल है वो बहुत छोटा है, हाई स्कूल तक का ही है। तो ऐसा नहीं समझना कि बहुत ज़्यादा जटिल चीज़ें आएंगी, सरल से सरल चीज़ आएगी। बस होता क्या है कि बच्चे वहाँ जब उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनके ध्यान से वो चीज़ें निकल जाती हैं, तो अक्सर इस तरह से वो गलत कराते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जैसे वहाँ ऑप्शन में आ जाएगा आयोडीन का उदरपातन क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, क्लियर है। हमें लगेगा वहाँ की एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। विद्युत बल्ब का जलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, क्लियर है। आगे चलते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन, तथा गुणधर्म स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये नए पदार्थ बन जाते हैं, क्लियर है। क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, क्लियर है। एक बात और याद रखना, इसमें इम्पोर्टेंट है ये बात, क्या है कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। कैसा है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अच्छा, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय जानते तो हो। देखो क्या मतलब है, जैसे दूध से दही का बनना, जैसे हमारे पास दूध है, क्या है, दूध है, ये परिवर्तित हो गया दही में,
क्या अब दही से दूध बन सकता है? तो नहीं। तो ऐसी क्रिया जो एक ही तरफ चलती है वो कहलाती है अनुत्क्रमणीय, मतलब जो वापस ना आ सके। दूध से दही बन गया तो दही दोबारा से दूध नहीं बन सकता, तो कैसा हो गया? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है? जैसे जंग लगना, अब जंग लग जाएगी तो ये भी वापस नहीं होती, तो क्या हो जाएगा हमारा? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, रासायनिक परिवर्तन। सिरके का बनना, सिरका जानते ही होंगे, सिरके का बनना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है सारी बातें? मिलते हैं आपसे अब नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।